सिविल वॉर के बारे में भी मैं चाहता हूं कि आप लोग जान लें। मैं चाहता हूं कि कोई भी अलग अगल बगल के जो टॉपिक है वो आपको क्लियर हो जाने चाहिए, जिससे कि हमारा चैनल एक्सपेंडिंग वर्ल्ड है, हम हर तरह की नॉलेज देना चाहते हैं। तो यूएस सिविल वॉर क्या थी ये भी जान लेते हैं हम लोग। तो ज़्यादा वक्त जाया नहीं करूँगा, मैं सीधे बताता हूँ। 12 अप्रैल 1861 को ये युद्ध शुरू हुआ था और 9 अप्रैल 1865 को ये युद्ध ख़त्म हुआ था। तो करीब 4 साल 3 हफ्ते और 4 दिन का जो युद्ध था, 6 दिन का सॉरी, ये युद्ध चला। तो इस युद्ध में मेनली यूएसए जो था उस वक्त 2 पार्टों में बटा था। वो था साउदर्न यूएसए और नॉर्दर्न यूएसए। उस वक्त का जो यूएसए था, जो नॉर्दर्न पार्ट था, उसको यूएसए बोला जाता था और जिसको यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बोलते हैं। और दूसरा जो यूएसए था उसको सीएसए बोलते हैं, कॉन्फिडेरेट स्टेट ऑफ अमेरिका। तो सीएसए इसको बोला जाता है। तो यूएस और सीएस के बीच बहुत ज़्यादा युद्ध चल रहा था और युद्ध का कारण ये था कि यूएसए जो चाहता था कि ये जो दास प्रथा होती है और ब्लैक के साथ जो भेदभाव होता है और जो ये दासों का व्यापार होता है, स्लेव ट्रेड होता है, जो कि श्वेत वर्ण के लोग करते हैं, मतलब कि वाइट स्किन के लोग ब्लैक पीपल्स के साथ करते हैं, वो बंद कर दिया जाए। और वो एक्ट पास करना चाहता है। तो यूएस गवर्नमेंट उसके लिए काफ़ी ज़्यादा करती है, बट सीएस गवर्नमेंट जो होती है वो चाहती है कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, जिसके चलते दोनों देशों में बहुत ज़्यादा युद्ध छिड़ जाता है। और यहीं पर आ जाते हैं हमारे अब्राहम लिंकन भाई साहब। अब्राहम लिंकन जो होते हैं इसके बहुत बड़े कमांडर होते हैं। और यहाँ पे दूसरे जो हमारे सीएस की तरफ के जो कमांडर होते हैं उनका नाम होता है जेफरसन डेविस, जो कि सीएस आर्मी के कमांडर थे। दोनों लोग एक दूसरे की तरफ से जंग छेड़ देते हैं। तो उस वक्त की आर्मी जो थी, करीब यूएस आर्मी में 22 लाख सैनिक होते हैं वो, और उस वक्त की आर्मी थी, नेवी थी और थल सेना, जल सेना और वो तीनों तरह की सेना होती थी जो कि पहले की तरह में ज़रूरत होती थी। और सीएस के पास भी पूरी सेना थी, कॉन्फिडरेट स्टेट बोलते हैं उसको, बार बार बता रहा हूँ, भूलिएगा नहीं, ठीक है। तो बट ये युद्ध का क्या होता है, कारण ढंग से निकलता नहीं है और आखिरी में यूएसए जो होता है इस युद्ध में जीत जाता है, क्योंकि सीएसए इस वक्त पे गलत होता है और इनको विद्रोही कहा जाता है और ये स्लाववादी विचारधारा के तहत माने जाते हैं। और दोस्तों सबसे बड़ी बात ये, इस युद्ध के चलते दोस्तों करीब 50,000 सिविलियंस मारे गए थे, जिनका कोई भी रीज़न नहीं था। और वो वाइट स्किन और ब्लैक स्किन दोनों तरह के लोग थे और 6 लाख सैनिक मारे जाते हैं। तो यूएसए को भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो चुका था इधर, और इधर रसिया को भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो चुका था। तो काफ़ी ज़्यादा इंस्टेबिलिटी क्रिएट हो चुकी थी, जिसके चलते अलास्का की डील जो थी रसिया से फाइनल नहीं हो पा रही थी। तो अब कुछ वक्त बाद जब दोनों देश कंट्रियाँ स्टेबल हो जाती हैं तो डील का वक्त आता है। तो ट्रीटी किस तरह से होती है रसिया की, वो देखते हैं हम लोग। तो 1840 में, जैसा कि मैंने बताया कि वेस्टवर्ड एक्सपेंशन के तहत, नीतियों के तहत रसिया काफ़ी तेज़ी से जीतता हुआ चला आ रहा होता है। तो जब अमेरिका जीतता हुआ आ रहा होता है, तो अब डील का जब टाइम आता है तो उस वक्त पे अमेरिका की देखिए निगाहें क्या थी। अमेरिका की निगाहें थी, वहाँ पर गोल्ड है, सोना है, फिश है, मछली है, मिनरल्स है, कई सारी चीज़ें हैं जो कि, क्योंकि भाई स्वर्ग सी सुंदर जगह है, यहाँ पर क्या नहीं होगा, यहाँ पर कोई कमी नहीं थी, ठीक है। ये डील फाइनल करने के लिए वहाँ पर एक टीम भेजी जाती है अमेरिका की तरफ से, रसिया की तरफ से सॉरी। और रसिया की तरफ से जब टीम भेजी जाती है तो वो मिनरल रिसोर्स होती हैं, उनको कैलकुलेट करा जाता है। अब जब वहाँ मिनरल रिसोर्सेज को कैलकुलेट करा जाता है, हर चीज़ों को कैलकुलेट करा जाता है, तो करीब $10 मिलियन की ये देश को बेचने का रसिया जो होता है सजेस्ट करते हैं वहाँ के जो एक्सपर्ट्स होते हैं। बट बहुत सारे एक्सपर्ट फिर भी रसिया को मना कर रहे थे कि अलास्का को मत बेचिए, हमारे ये फ्यूचर में बहुत बड़ी ग्रोथ देगा। जैसा कि मैंने बताया कि ये फ्यूचर में आज के समय में $50 बिलियन की जीडीपी दे सकने वाला स्टेट है अकेला। तो उस वक्त पे रसिया इस चीज़ को समझ नहीं पाया और अमेरिका ने समझा, इस चीज़ को जाना। और दोस्तों डील के वक्त अमेरिकन सेनेट जो थी वहाँ पर ये एक्ट पास हो जाता है, जिसके चलते 2 लोग जो होते हैं, विलियम एस सेवर्ड और एडवर्ड डी स्टॉकल के बीच ये डील होती है कि अलास्का जो है, जो इसके मिलियंस ऑफ एकड़ ज़मीन है, उसको दे दिया जाएगा रसिया को, अमेरिका को। और $7.2 मिलियन में ये डील होती है। तो $10 मिलियन है, $7.2 मिलियन क्यों हो गई? क्योंकि सबसे बड़ी बात ये है कि अमेरिका अगर चाहता तो वो जीत के भी ले सकता था, बट अगर शांतिपूर्ण डील हो रही है तो रसिया को बेचना पड़ा। इन दोनों लोगों के बीच जब ये डील होती है तो 1867 में आखिरी में फाइनली रसिया जो होता है अलास्का को ऑफिशियली अमेरिका को दे देता है। तो दोस्तों 1867 का वक्त अब आ चुका है, अमेरिका का हिस्सा अब ये बन चुका है यूएसए। अब जान लेते हैं यहाँ की नेटिव पॉपुलेशन के साथ जो अत्याचार हुए वो कैसे थे। अब अलास्का की ये डील रसिया और अमेरिका के बीच जब हुई तो
अब अलास्का को अमेरिका को डिफेंड करना था। अब अलास्का को अमेरिका को जब डिफेंड करना था, वो सबसे बड़ा जो खिलाड़ी था वो था इंग्लैंड। इंग्लैंड से अलास्का को बहुत ज़्यादा खतरा था, क्योंकि इंग्लैंड कभी भी अलास्का पर कभी भी हमला कर सकता था। अब इसको डिफेंड करने के लिए अमेरिका ने तुरंत वहाँ पर मिलिट्री बेस सेटअप करे। 2 जगह थी वहाँ पे, जो कि एंकोरेज और फेयरबैंक नाम की 2 जगह पर मिलिट्री बेस सेटअप कर दिए। अब वहाँ पर मिलिट्री एक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा होती रही, ट्रेजरी रूल के चलते, नेवल रूल के चलते। मतलब वहाँ पर 30 सालों तक शुरुआत के अमेरिका ने कोई नहीं ध्यान दिया, सिर्फ एक मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट के रूप में अलास्का बना रहा। तो सोचिए, एक साधुओं वाली स्वर्ग किसी सुंदर जगह पर, जहाँ पर मतलब शांति पाने के लिए इंसान जाता है, वहाँ पर अब हिंसात्मक गतिविधियाँ काफ़ी तेज़ी से अमेरिका ने शुरू कर दी थी वहाँ पर। और तो और उस वक्त पे अमेरिका में माना जाता था कि ये विलियम सेवर्ट जो हैं, इनकी ये बहुत बड़ी नासमझी है जिन्होंने अलास्का ख़रीदा। अब दूसरी बात दोस्तों ये आती है कि 1881 में यूएस माइनिंग लॉ पास होता है, जिसके चलते वहाँ पर ढूंढा जाता है वहाँ पर माइन है भी, गोल्ड के रिसोर्सेज वो जैसा कि बोले जाते हैं भी या नहीं है। तो वहाँ पर जब खोजा जाता है तो वहाँ पे क्लॉन्डिके गोल्ड फील्ड, जो कि आज के समय में सबसे बड़ी गोल्ड फील्डों में जानी जाती है दुनिया की, उनमें से एक है, वो वहाँ पर खोजी गई। और दूसरी चीज़, वहाँ पर बिलियंस ऑफ बैरल ऑयल रिजर्व पाए जाते हैं, और वहाँ पर स्टील भी है, सोना भी है, मछलियाँ हैं, व्यापार है, मतलब कि सब कुछ वहाँ पर मिलने लग जाता है, जिसके चलते यूएसए को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होने लग जाता है। नेटिव पीपल्स की बात करें तो नेटिव पीपल को हमें शुरू से समझाना पड़ेगा। शुरू से समझाने के लिए पहले 4 जो मेन नेटिव्स थे वहाँ के, वो उनके बारे में जान लेते हैं। 4 नेटिव्स तो थे, पहले थे इनुइट्स, जिनको इनुइट्स कबीला था, दूसरा था एथाबास्कन, तीसरे थे टिलिंगिट, और चौथे थे हमारे यूनैंगनन। तो ये 4 तरह के कबीले के लोग रहते थे। और एल्यूटियन आइलैंड जो मैंने बताया था, रसिया से अलास्का की ओर जुड़ा है, वहाँ पर भी उनको एल्यूटियंस ही बोला जाता था। तो हमें रसिया, देखिए, अब रसिया को जब कब्जा करना था तो वहाँ के लोगों को उसने बहुत मारा, बहुत अत्याचार करा, खासकर एल्यूटियन आइलैंड पे। वहाँ पर करीब उसने 1500 लोगों को मारकर उन आइलैंड्स पर कब्जा करा। और दूसरा, जब अलास्का पर उसको कब्जा करना था तब भी उसने वहाँ के करीब 10,000 लोगों को मारा और कब्जा करा वहाँ पर। अलास्का के नेटिव को मारने के बाद रसिया ने कब्जा करा। अब जब अलास्का यूएसए का हिस्सा बन जाता है तो लोगों को महसूस होता है, वहाँ के नेटिव पीपल को, कि अब हमें बहुत ज़्यादा आज़ादी मिल गई है, अब हम रसिया से आज़ाद हो गए, इसका मतलब हमारी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा अच्छी हो गई है। बट ऐसा नहीं होता है, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया, मिलिट्री सेटअप हो जाता है। और दूसरी बात, रसियन मार्केट अब ख़त्म हो जाती है, रसियन कॉलोनीज़ ख़त्म हो जाती है। तो अमेरिका को अब सीधे दो चीज़ दिख रही थी। ये पहली ये कि जो अलास्का है वो गेटवे है आर्कटिक ओशियन का, मतलब कि यही एकमात्र ऐसा देश है, एक स्टेट है जो कि आर्कटिक ओशियन में है। दूसरी बात ये है कि अमेरिका पैसिफिक पावर के रूप में उभर रहा था। तीसरी बात ये कि अमेरिका अब चाइना और जापान जैसे जो बड़े पावरफुल देश थे, उस वक्त के भी पावरफुल देश थे ये, उनसे व्यापार कर सकता था। तो अमेरिका का रास्ता सीधे सीधे साफ हो रहा था। अब बात करते हैं वहाँ, तो ये तो भाई अमेरिका का रास्ता साफ हो रहा था ना, वहाँ के नेटिव पीपल्स का क्या हो रहा था। नेटिव पीपल्स की बात करें तो वहाँ पर अमेरिका ने इंडियन सिटीजनशिप एक्ट पास करा 1924 में। तो वहाँ के नेटिव लोग जो थे वो चाहते थे कि हमें एक अलग देश बना दिया जाए, हमें अलग रहना चाहते हैं, हमारे जो बाहर की गतिविधियों के चलते ये देश जो है ख़राब होता जा रहा है। बट अमेरिका ऐसा नहीं मानता है, और इंडियन सिटीजनशिप एक्ट जब पास होता है तो वहाँ पर ये लोग नहीं मानते, डिनाई कर देते, जिसके चलते अमेरिका क्या करता है, इनको किसी तरह का राइट नहीं है, इनको किसी तरह का वोट देने का राइट नहीं होगा, इनको किसी तरह की जो ज़मीन है वहाँ पर ख़रीदने का राइट नहीं होगा, ये अमेरिका कानून बनाता है। और तो और वहाँ पर जो भी माइनिंग्स के काम चल रहे होंगे उनको रोक नहीं सकता, और वहाँ पर कोई भी तरह की जॉब नहीं कर सकता। तो ये नेटिव पीपल्स के साथ बहुत बड़ा हानि हो जाती है। अब जिसके चलते 1936 में इंडियन रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट दोबारा एक एक्ट बनता है। अब ये एक्ट जो होता है मेनली ट्राइबल्स के लिए बनाया जाता है। अब जब ये डिस्क्रिमिनेशन हो रहा होता है, इसके 9 साल बाद भी एक और एक्ट बनाया जाता है। कई सारे एक्ट बनाए गए, आप चाहें तो इसको लिख सकते हैं, आपकी जीएस अच्छी होगी। अलास्का एंटी डिस्क्रिमिनेशन एक्ट जब पास होता है वहाँ पर 1945 में, जिसके चलते अलास्का में कुछ स्टेबिलिटी आती है। और इस एक्ट में कहा जाता है कि अलास्कन जो नेटिव्स हैं इनके साथ बहुत ज़्यादा जो भेदभाव होता है, और समाज में जो बोला जाता है कि जैसे कि नो डॉग्स एंड नो नेटिव्स आर अलाउड, जैसे कि यहाँ पे बोला जाता है हमारे देश में नो नेटिव्स, नो इंडियंस एंड नो डॉग्स आर अलाउड, वैसे वहाँ पे भी बोला जाता है। इन्होंने भी अपने लोगों के साथ बहुत अत्याचार करे दोस्तों, ऐसे ही। तो
ये सब चीज़ों की जो अगर आप बोलेंगे तो वहाँ पर आपको जेल हो जाएगी, ठीक है। दूसरी बात ये कि जो वहाँ के अदर जो 48 स्टेट के लोग जो अमेरिका के थे वहाँ पर रह रहे थे, तो उनके लिए एक एरिया जो था, अगले अलास्का स्टेटहुड एक्ट जब ये पास होता है 1959 में, 3 जनवरी 1959 में जब अलास्का स्टेटहुड एक्ट पास होता है, उसके चलते 104 मिलियन एकड़ की ज़मीन इन लोगों को दे दी जाती है कि यहीं पे इन लोगों का व्यापार, प्रचार प्रसार और सब कुछ चीज़ें रहेंगी। और 44 मिलियन जो एकड़ की ज़मीन होती है अलास्का के नेटिव लोगों को दे दी जाती है और उनको उनका अधिकार मिल जाता है, जिसके चलते वो लोग मानते हैं कि विलियम एच सेवर्ड उनके भगवान हैं, क्योंकि अगर वो रसिया से इस देश को आज़ाद ना करवाते तो शायद उनको ये आज़ादी ना मिलती। तो इस तरह से कुछ ये अलास्का जो था अमेरिका का हिस्सा बना और इतना ज़्यादा वक्त लगा वहाँ के नेटिव पीपल्स को इनसे ज़्यादा घुलने मिलने में, और इस तरह से हमारी ये वीडियो ख़त्म लगती है। रुक जाइए, हमारी अगली जो वीडियो दोस्तों आने वाली है वो 5 अगस्त को आएगी। वो तालिबान पर बना रहे हैं। तालिबान टेररिज्म, जैसा कि मैं बता दूं, अफ़गानिस्तान में काफ़ी तेज़ी से फैल रहा है। 90% अफ़गानिस्तान में कब्जा कर चुका है। तो तालिबान की हिस्ट्री क्या थी? तालिबान क्या अफ़गानिस्तान में पहले नहीं था? क्या वो पहले नहीं कब्जा कर सकता था 90%? तो अमेरिका का क्या रोल था, रसिया का क्या रोल था इसमें, और बाकी जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, और अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान और चाइना का क्या रोल है तालिबान को बढ़ाने में, सब कुछ समझेंगे। हमारी नेक्स्ट वीडियो को ज़रूर देखिएगा और ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ हमें ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, बाय बाय।